नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर मेरठ से, जहां पर मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में चल रहे आयुर्वेद महासम्मेलन में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। महासम्मेलन में सीएम योगी ने मेरठ के इतिहास के बारे में चर्चा की, तो वहीं राज्यपाल ने आयुर्वेद के गुण बताए। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी के कार्यों की न केवल प्रशंसा की, बल्कि ये भी कहा कि आयुर्वेद में कोई ऐसी उद्योग बने जो राज्यसभा, संसद और विधानसभा की गरिमा को बनाए रख सके। जिस समय मंच पर मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए नाम लिए जा रहे थे, एक खामोशी का माहौल था, लेकिन जैसे ही सीएम योगी का नाम लिया गया तो तालियों के साथ जय श्री राम के नारों से हॉल गूंज उठा। नारे लगाने वालों ने न केवल कॉलेज के छात्र छात्राएं थी, बल्कि अन्य लोग भी शामिल थे। तिरंगा के माध्यम से हर भारतवासी भारत की आजादी के 75 वर्ष के उत्सव के साथ सहभागी बनकर के आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सहभागी बना था। भाइयों बहनों, आप सब ने देखा होगा, आजादी के मुख्य महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देशवासियों को पंच प्राण की याद दिलाई थी। आजादी के अमृत काल में हम भारत को कहां ले जाना है, उसके लिए 5 प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने हम सब के लिए घोषित किए, हर भारतवासी के लिए, उसमें एक विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, एकता और एकात्मता के लिए कार्य करना और नागरिकों के अपने स्वयं के कर्तव्यों का एहसास होना। ये पंच प्रण हर भारतवासी को देश को एक सूत्र में पिरो करके दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का वह सपना है जो 1947 में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करता है। और यही तो सपना इस देश के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लिया था। उसी सपने को साकार करने के लिए यहां पर कोतवाल धन सिंह गुर्जर के उन स्मृतियों को वर्तमान पीढ़ी में संचार होता रहे, उसकी नई प्रेरणा प्राप्त होती रहे, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके राज्य शासन ने तय किया कि स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में यहां के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल को विकसित करते हुए 300 से इसकी क्षमता को बढ़ाकर के 1600 करना। केवल पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, अब इसमें सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों की भी ट्रेनिंग के कार्यक्रम को इसके साथ आगे बढ़ाने का कार्य होगा। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में आकर जब धन सिंह गुर्जर जी की प्रतिमा का अनावरण किया तो मेरे मन में कई विचार आ रहे थे। पहले तो मैं उनकी मां और पिता को नमन करना चाहता हूं। उनकी प्रतिमा का अनावरण करना ये मेरी हैसियत नहीं है। ऐसा क्यों हो पाया? ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है। इस अमृत काल को जितना हम याद कर रहे हैं, उसकी नींव 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 30 साल के बाद इस देश में पहली बार बहुमत की सरकार आई, और इस सबको मुमकिन करने के लिए आपके उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आया। और ऐसा बदलाव आया कि पिछले 6 वर्ष में आपने देखा है, जो सोचा नहीं वो मुमकिन हो रहा है। सन
1757 का प्रथम स्वाधीनता समर यहीं से शुरू हुआ। स्वतंत्र आंदोलन में इस नगरी ने न केवल सैनिकों का नेतृत्व किया, बल्कि बाल वृद्ध नर नारी के साथ सन्यासियों को भी उद्वेलित करके इसमें सहभाग करने को प्रेरित किया। 10 मई 1857 को मेरठ से जो क्रांति की शुरुआत हुई, वह वास्तव में देश की आज़ादी के संग्राम की शुरुआत थी। यह क्रांति सैनिकों के विद्रोह से प्रारंभ हुई। उस समय शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर सदर कोतवाली के प्रभारी थे और पुलिस तथा समाज में जो क्रांति भड़की थी, उसका नेतृत्व कोतवाल धन सिंह कर रहे थे। कोतवाली में कैदी भी इस क्रांति में शामिल हो गए थे। विद्रोह मेरठ के गांवों में भी फैल गया। इस क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने कोतवाल धनसी को मुख्य आरोपी ठहराते हुए उनके साथ अनेक ग्रामीणों को गिरफ्तार कर मेरठ के एक चौराहे पर फांसी पर लटका दिया। मित्रों, इस घटना में हमारे देश ने अपने एक महान क्रांतिकारी को खो दिया। आज के इस अवसर पर मैं देशभक्त शहीद कोतवाल सिंह गुर्जर को न केवल श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ, बल्कि उनके जीवन से युवाओं को प्रेरणा लेने की अपील भी करती हूँ, क्योंकि ऐसे महान क्रांतिकारियों की वजह से आज हमारे देशवासी आजाद भारत में रह रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ मेरठ से हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, जिस तरह से ये आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन किया गया, कहीं ना कहीं ये महासम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। मील का पत्थर इसलिए साबित होगा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति मेरठ पहुंचे थे, जिन्होंने 3 दिन के सम्मेलन को संबोधित किया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की एक ऐसी छवि हुआ करती थी जो 6 साल पहले की अगर बात की जाए, 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद और 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद जिस तरह से छवि बदलती हुई नजर आ रही है, लगातार विकास कार्यों की गति जिस तरह से तीव्रता से बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग हैं वो पहले भयभीत रहा करते थे, लेकिन आज की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर उपराष्ट्रपति ने खासतौर पर कहा कि जब मैं इस वक्त राज्यपाल हुआ करता था तो उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के डर लगा करता था, लेकिन आज की बात की जाए तो यहाँ पर वो मुमकिन होता हुआ नजर आ रहा है जो कभी दिखता नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े होते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रही है। 20 साल के अंदर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने ईंट से चोटी तक का जोर लगाया है, जिसमें लगातार विकास कार्य, पुलिसिंग व्यवस्था की बात की जाए, अनेक व्यवस्थाओं की बात की जाए, प्रशासन व्यवस्था की बात की जाए, सभी पर विशेष तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते जो विकास कार्य है उनकी तीव्र गति के हिसाब से पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो विकास कार्य हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है अतुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई ने पहले लालू यादव और उसकी पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की, तो वहीं अब तेजस्वी यादव को समन भेजा गया है। सीबीआई ने तेजस्वी यादव को इस मामले में दूसरी बार यह समन भेजा है, लेकिन तेजस्वी ने आज सीबीआई के सामने पेश होने से असमर्थता जताई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला दिया है। उनकी पत्नी को कल ही दिल्ली के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वो गर्भवती हैं और 12 घंटे की पूछताछ की वजह से बीपी की समस्या के चलते बेहोश हो गई थी। इससे पहले सीबीआई ने 4 फरवरी को भी समन भेजा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। तो किस तरह से ईडी का छापा और फिर सीबीआई का समन, लैंड फॉर जॉब घोटाले में यह बड़ी कार्रवाई, क्या है नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने पटना के 12 लोगों को
ग्रुप डी की नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा है। नौकरी पाने वालों से अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में जमीन अपने नाम कराई। राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और हेमा यादव के नाम प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई। इसके साथ ही जमीन की मामूली कीमत नगद में चुकाई गई है। तो किस तरह से नौकरी के बदले ये जमीन घोटाला केस सामने आया। रेलवे में जिन पदों पर भर्ती हुई उसका ना तो विज्ञापन निकला और ना ही सेंट्रल रेलवे की तरफ से किसी तरह की कोई जानकारी दी गई। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले कथित जमीन घोटाले का आरोप लगा है। तो रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने पटना के 12 लोगों को ग्रुप डी में चुपके से नौकरी दिलाई। तो नौकरी पाने वालों से अपने परिवार के लोगों के नाम पटना में जमीन लिखवा ली। तो ये पूरा मामला नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस का है, जहां पर अब लालू के करीबियों पर भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर एजेंसियों की तरफ से पूछताछ की जा रही है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से ये बिहार की जांच की आंच अब उत्तर प्रदेश भी पहुंची थी और अब देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव को समन भेजा गया। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर, इस समन को लेकर अभी समय मांगा है, चूंकि उन्होंने ये बात कही कि उनकी पत्नी की तबीयत नहीं ठीक है और इस वजह से वो इस वक्त पहुंच नहीं सकते पूछताछ के लिए। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, सबसे पहले अभी इस पूरे मामले को लेकर सुबह से लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट रही, सिलसिलेवार तरीके से जरा बताएं। तत्कालीन जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव, तब उनपे आरोप लगा है कि तब उन्होंने कहीं ना कहीं जमीन के बदले जो नौकरी है वो दी है। खासतौर से उनके और उनके परिवार वाले और उनके करीबियों पर ये आरोप लगा है, क्योंकि लंबी प्रक्रिया चली और सालों बीत गए। उसके बाद एक बार फिर से ये मामला निकलकर सामने आया है। आप देखिए, सबसे पहले ये सीबीआई जो पहुंची है बिहार और राबड़ी देवी से पूछताछ करती है। उसके बाद सीधे दिल्ली लालू प्रसाद यादव को बुलाया जाता है और मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ सीबीआई करती है। घंटों पूछताछ चलती है। उसके बाद आप देखिए, अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ईडी की भी एंट्री हो जाती है और कल करीब 15 जगहों पर ईडी जो है वो छापेमारी करती है। सच बात है, जब ईडी छापेमारी करती है तो 15 जगहों पर एक साथ छापेमारी होती है। 1.5 साल तक ये छापेमारी चलती है और सबसे बड़ी जो छापेमारी चलती है वो बताया जाता है कि लालू प्रसाद यादव के जो बेटियों के घर हैं दिल्ली में, 2-3 घर हैं, वहां पे ये छापेमारी चलती है। इसके अलावा ईडी के सोचे यही बताते हैं कि दक्षिणी दिल्ली में एक आवास है जहां पर छापेमारी चल रही थी, वहां पे तेजस्वी यादव भी खुद मौजूद थे, वहां पे भी कहीं ना कहीं छापेमारी की गई है। इसके अलावा हम बात करें तो बिहार में अबू दुजाना जैसे लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी हुई और सोचे बताते हैं कि तमाम तरीके के जो अगर हम बात करें तो लाखों के कैश और करीब 540 ग्राम सोना, इसके अलावा करीब 1.5 किलो के जो सोने के जेवरात हैं वो भी कहीं ना कहीं मिले। इसके अलावा 1900 अमेरिकी डॉलर है वो कहीं ना कहीं ईडी को मिले। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है इस पूरे मामले से जुड़े हुए सोचे बताते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं ईडी को प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ईडी अभी इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि क्या वाकई में जो आरोप लालू प्रसाद यादव और उनके खासतौर से उनके करीबियों पर लगे हैं उनमें क्या कुछ सच्चाई है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष अब लालू प्रसाद यादव के साथ कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव को जानबूझ के परेशान करने का जो आरोप है वो केंद्र सरकार पर लगाया है और ये भी कहा है कि पानी सर के ऊपर चला गया है। तो निश्चित रूप से सारा विपक्ष जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ा जरूर आ रहा है। लेकिन इसी बीच आज सीबीआई की ओर से तेजस्वी यादव को समन भेजा गया था। हालांकि तेजस्वी यादव की ओर से ये जवाब दिया गया कि उनकी पत्नी जो है वो गर्भवती है और जिस तरीके से लगातार उनके परिवार वालों से पूछताछ की गई है वो मानसिक तनाव है और ये भी कहा गया कि वो कहीं ना कहीं बेहोश हो गई थी। तो निश्चित रूप से आज वो जांच में सहयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो समन का जो जवाब है वो इस तरीके से दिया गया है। और निश्चित रूप से जब भी सीबीआई समन जारी करती है, सीबीआई ने एक बार फिर इस जवाब को देखा होगा और आगे भी सीबीआई एक अलग डेट पे बुला सकती है तेजस्वी यादव को। लेकिन एक बात स्पष्ट है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, उनके करीबी हो या जो भी लोग इस लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी हैं उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ, चाहे ईडी की बात करें या सीबीआई की बात करें, नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये आरोप लगे हैं कि कई ऐसे जो लोग हैं जिनको उस दौरान नौकरी दी गई, खासतौर पर रेलवे में नौकरी दी गई और इसके बदले में प्लॉट की जो ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात फर्रुखाबाद की करेंगे, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में बाहर पार्क में कटा मानव पैर मिलने का मामला सामने आया था। न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया। डिप्टी सीएम ने मामले में सीएमओ की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ने सीएमओ से 14 से 23 मार्च तक मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। निश्चित समय में जांच कर दोषी नर्सिंग होम को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं। ब्रजेश पाठक ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मामले में पुलिस को भी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। सीसीटीवी फुटेज सहित कई बिंदुओं पर जांच कर रही है पुलिस। तो शहर क्षेत्र के आवास विकास स्थित पार्क का ये पूरा मामला है। तो किस तरह से ये पूरा मामला उजागर हुआ, जिसके बाद न्यूज़ वन इंडिया ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया। अब पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। आपको बता दें, यह पूरा मामला शहर क्षेत्र के आवास विकास स्थित पार्क का बताया जा रहा है, जहां पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। किस तरह से ऑर्थोपेडिक अस्पताल के बाहर पार्क में कटा मानव पैर मिलने का ये पूरा मामला रहा। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। अमित, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद देखिए न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर भी देखने को मिला। डिप्टी सीएम ने खुद इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट मांगी है और तमाम पुलिस को जांच के आदेश भी दिए हैं। अमित, चाहूंगा ये पूरा मामला जो है फर्रुखाबाद के आवास विकास का मामला है। यहाँ पे ऑर्थोपेडिक अस्पताल के बाहर जो है मानव का हाथ और पैर भी मिला था। इसमें हम लोगों ने खबर को प्रकाशित किया था। आज जो है डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक ने जो है न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ। वहाँ उन्होंने तत्काल सीएमओ को जो ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल से जानकारी करने के बाद में जैसे ही खबर न्यूज़ वन इंडिया ने चलाई है, जिले में हड़कंप मच गया। वहीं जो है आनन फानन सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं इसमें कार्रवाई में लग गए। वहीं दूसरी ओर बात की जाए सीसीटीवी फुटेज में कई अपने पास में विजुअल में देखा जा सकता है कि कुत्ते जो मानव के हाथ और पैर को खा रहे हैं। वहीं यहाँ सीएमओ को जो है फटकार लगाई गई है। वहीं सीएमओ जो है पूरा स्वास्थ्य महकमा जो है सख्ते में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अमित, और देखिए इस संज्ञान के बाद अभी तक क्या कुछ कार्रवाई रही है, क्या इसकी जानकारी मिल पाई है? अभी तक सीसीटीवी जो फुटेज खंगालने की बात कही जा रही है, क्या अभी तक पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है? कोई आरोपी सामने आया है? देखिए बताना चाहूंगा ऋतु, आपको सबसे बड़ी बात है जब न्यूज़ वन इंडिया ने अपनी खबर को फेस किया है, जो कैसी खबर चली है, डिप्टी सीएम ने जो है ट्वीट करके जानकारी दी है। आला अधिकारी फर्रुखाबाद जो हैं वो एकदम सतर्क नजर आ रहे हैं। वहीं जो है उसमें पुलिस प्रशासन और जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां पे लग गए हैं। इसमें जांच की जा रही है। दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने के जो है डिप्टी सीएम ने आदेश दिए। वहीं 14 से 23 मार्च तक रिपोर्ट जो उन्होंने डिप्टी सीएम ने मांगी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी को देने के लिए। तो किस तरह से न्यूज़ वन इंडिया ने इस पूरी खबर को दिखाया था। ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के बाहर मानव के पैर और हाथ बरामद हुए थे और इसके बाद हड़कंप मच गया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लेते हुए सीएमओ से तलब किया है और 14 से 23 मार्च तक रिपोर्ट भी मांगी है। तो मामले पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज सहित कई बिंदुओं पर जांच कर रही है पुलिस। अब खबर प्रयागराज से है, जहां जेलों में बंद अतीक अहमद के कुनबे की बढ़ेगी मुश्किलें। अतीक अहमद के भाई और 2 बेटों पर कसा जाएगा शिकंजा। तीनों को सामान्य बैरक से तन्हाई बैरक में किया जाएगा ट्रांसफर। तो छोटे बेटे अली अहमद को पहले ही तन्हाई बैरक में किया जा चुका है ट्रांसफर। तो भाई अशरफ और बड़े बेटे मोहम्मद उमर को भी तन्हाई बैरक में भेजा जाएगा। तीनों के जेल में किसी से मुलाकात करने पर कुछ दिनों के लिए रोक भी लगा दी गई है, पाबंदी लगाई गई है। अतीक के भाई और बेटे को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। छोटा भाई और पूर्व विधायक
खालिद अजीम उर्फ अशरफ बरेली जेल में बंद है। बड़ा बेटा मोहम्मद उमर बरेली जेल में बंद है और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद किया है। तो तीनों पर 24 घंटे की जा रही है खास निगरानी। बैरकों के आसपास तैनात बंदी रक्षकों को बॉडी वॉर्न कैमरों से भी किया गया लैस। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज की मॉनिटरिंग लखनऊ में डीजी जेल के दफ्तर में बने कंट्रोल रूम से हो रही है। वहीं मिर्जापुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक के बाद नंद गोपाल नंदी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है। भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं धरातल पर उतरे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने मुझे प्रभारी मंत्री के तौर पर कानपुर और मिर्जापुर का प्रभारी बनाया है। नंदी ने कहा कि प्रत्येक महीने के दूसरे शुक्रवार को मिर्जापुर और दूसरे बुधवार को कानपुर समीक्षा बैठक करने जाऊंगा ताकि भारत सरकार की योजनाओं और प्रदेश सरकार की योजनाएं जिन लाभार्थियों के लिए बनाई गई है उन तक पहुंचे। 17 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरे, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रभारी मंत्री के तौर पर मुझे मिर्ज़ापुर और कानपुर की जिम्मेदारी दी है। मैं हर महीने के दूसरे शुक्रवार को मिर्ज़ापुर आऊँगा, दूसरे बुधवार को कानपुर जाऊँगा, ये हमने तय किया है। और समीक्षा बैठक चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, जिन लाभार्थियों के लिए बनाई गई है उन तक पहुँचे, इसको सुनिश्चित करने के लिए आए हैं। और सभी अधिकारीगण पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर थे। कुछ कमियाँ मिली हैं, उन पर हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो सुधार लें अगली बार। अंबेडकर नगर के बीएन इंटर कॉलेज में नारायण फाउंडेशन की तरफ से अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने समा बांधी। कार्यक्रम में विकास बौखल, पंकज श्रीवास्तव, उत्कर्ष उत्तम ने श्रोताओं को हंसाकर लूटपोट कर दिया। तो वहीं अभय ने और विनय विनम्र ने देशभक्ति कविताओं से लोगों की आंखें नम कर दी। शशि श्रेया व पूजा मिश्रा ने अपने श्रृंगार की कविताओं से लोगों के हृदय को छुआ। तो कोलकाता से आए श्यामल मजूमदार और अपनी व्यंग्यात्मक कविताओं से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में आयोजक विवेक मौर्य ने कहा कि समाज में सांस्कृतिक को सहेजने का एक छोटा सा प्रयास नारायण फाउंडेशन द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया। तो नारायण फाउंडेशन ने किया इस कार्यक्रम का आयोजन, जहां पर तमाम तरह के मंच पर कवि मौजूद रहे। तो कार्यक्रम के दौरान कवियों ने समा बांधी। बीएन इंटर कॉलेज में हास्य कवि सम्मेलन रखा गया। तो देश के अलग अलग कोनों से इस सम्मेलन में कवि पहुंचे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।